जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इन प्रकाश। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जनता खबर यूपी बिहार की कुछ खबरें आपके दरबार में हाजिर करता है, कुछ विश्लेषण के साथ। आज एक विश्लेषक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, जिन्होंने गोरखपुर में चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना में अपना वक्तव्य दिया। उनके वक्तव्य की बड़ी चर्चा हुई, खासतौर से कायस्थ समुदाय के लोगों में। योगी आदित्यनाथ जी की जो उन्होंने आह्वान किया उस पर चर्चा हुआ, पर चर्चा हुआ। योगी जी क्या संदेश देना चाहते थे, कायस्थ समाज ने क्या समझा, क्या समझना चाहिए, इन सब बातों पर एक विश्लेषण करेंगे। तो पहले कुछ समाचार देख लेते हैं। चंद खबरें हैं बिहार से। और राहुल बाबा ने कुछ बोल दिया लंदन में। अब आप देखिए कि पूरी देश की मीडिया, पूरी सरकार, पूरा पक्ष विपक्ष लंदन पे चला गया। तो वो क्या बोले, भाई लोकतंत्र खतरे में, हमारी विरासत खतरे में, वगैरह वगैरह। अब कानून व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं, रोजी रोटी पर कोई सवाल नहीं। इन प्रकाश बौद्ध लखनऊ में बोलता रहता है, इन प्रकाश बौद्ध पर कोई चर्चा नहीं, कोई पर चर्चा नहीं। क्योंकि जो मूलभूत सवाल है, जो भी मूलभूत अब ये सवाल क्या उठ गया है कि जो मूलभूत सवाल पे बोलेगा उस पर कोई चर्चा पर चर्चा नहीं होगी। जो रोजी रोटी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, दवाई के सवाल पर, पढ़ाई के सवाल पर जो चर्चा उठाएगा उस पर कोई बात नहीं होगी। और यह बड़ा सवाल है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भारतीय जब लड़ाई लड़ी जा रही स्वाधीनता की, तो स्वाधीनता के लिए ये बात हुआ ना कि भाई सबको शिक्षा दी जाएगी, सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको संपत्ति में भागीदारी दी जाएगी। और राजा महाराजा ये जो जाएंगे तो सबको जमीन दी जाएगी, सबको एक समता का भाव होगा, सबको एहसास होगा, दिल्ली की दौलत सब तक जाएगी, आजादी के सूरज की रोशनी हर घर में पहुंचेगी। इसी वादे पर तो आजादी की लड़ाई लड़ी गई। लंबे समय तक भारत की जनता ही समझती रही कि अरे भाई क्या होगा, ये राजा महाराजा फिर से आ जाएंगे, अंग्रेज जाएगा फिर राजा से महाराजा आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा। तो जनता को समझाया या नहीं, राजा महाराजा जाएगा तो तुम्हारी हुकूमत आएगी, तुम्हारा शासन मिलेगा, और तुम्हारा शासन आए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हो गया उल्टा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने राजधानी छोड़ी थी। माने जो लोग अंग्रेजों के मित्र थे वही फिर से काबिज हो गए, अब वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। ये तो बड़ा विचित्र सवाल है। ये तो केवल एक नाम आ गया, ऐसे ही हजारों नाम जो उस समय अंग्रेजों के साथ थे, भारतीय जनता का दमन कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे, वही जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से हटे जनता पार्टी जनता दल में आ गए। हजारों ऐसे लोग, हजारों, बड़ी श्रृंखला है। और वही लोग गाहे बगाहे 90% भाजपा में आ गए। तो ये खैर बाद में। तो ये बात आई कि गिरिराज किशोर सिंह, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, इन्होंने मांग किया कि भाई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जो राहुल बाबा बोले थे लंदन में, उसको लेकर के उन्होंने कहा। तो ये भी एक खबर है कि उन्होंने देशद्रोह की मांग किया। और गिरिराज किशोर जी बोलते रहते हैं, कुछ बोलने का साहस कर लेते हैं और बेबाक बोलते रहते हैं। तो खबर ये रही। दूसरा खबर ये कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं 18-19 मार्च को। तो 18-19 मार्च को आएंगे और असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक तो राजद में चले गए। और फिर उनको लगा कि भाई अब फिर से जो है नए तरीके से फिर मामला सही किया जाता है, और कोसी के क्षेत्र को, सीमांचल के क्षेत्र को, अररिया को, खगड़िया को, पूर्णिया को, इन सब जितना बेल्ट है उसको जो है फिर से आई बीम के साथ जोड़ा जाए। तो बहरहाल वो दौड़ा कर रहे हैं 18-19 तारीख को। और खबर ये भी है कि भाई अमित शाह जी भी आ रहे हैं 2 अप्रैल को,
तो 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा आ रहे हैं। तो वो मीना सिंह ने जो ज्वाइन किया उनको लेकर के है कि भाई मीना सिंह के उसमें बड़ा सा कार्यक्रम, विशाल सिंह उनके पुत्र, उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा कार्यक्रम, तो ये चल रहा। तो बहरहाल इस बीच कई बार जो है अमित शाह का आना हुआ। अभी पिछले 25 फरवरी को भी वो पटना रहे, चंपारण रहे, और 11 अक्टूबर को सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली पर पहुंच गए पिछले साल 22 में, कि भाई जेपी के चेलों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन जेपी के शिष्यों में जितना ये जनता दल के लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा भाजपा के भी लोग रहे। भाई भाजपा का जो आज की भाजपा है वो कल की जनसंघ थी। तो जनसंघ का तो समर्थन जयप्रकाश जी के साथ हो गया था, और संघ का समर्थन हो गया। संघ जनसंघ तो दोनों तो जयप्रकाश जी के आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। और तमाम लोग जेपी मूवमेंट का जो जेल भरो आंदोलन हुआ, जेल भरो आंदोलन में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जो इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाया गया, तो उसमें संघ और जनसंघ के भी लोग बड़े पैमाने पर जेल में गए। तो जयप्रकाश जी की नीतियों रीतियों से भाजपाई भी सहमत रहे। और जेपी नड्डा अपने आप को मानते हैं, कौन नहीं मानता, मोदी नहीं मानते कि शाह नहीं मानते, कि कितने लोग हैं जो कि भाई हम जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग। जेपी मूवमेंट संपूर्ण क्रांति की चिंता केवल जनता दलियों को ही नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। जनता दलियों का जो है थोड़ा ज्यादा बनता है, उन पर ठप्पा ज्यादा लगा है जेपी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जेपी के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ठप्पा लग गया। क्योंकि भाजपा जब बाद में आई तो उसने अपने आप को जयप्रकाश को पीछे किया, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आगे किया। अब उसको लगा कि भाई वोट बैंक का मसला है, जो भी रहा हो, कि जयप्रकाश को पीछे किया। और जयप्रकाश को इतना पीछे कर दिया कि विधानसभा के सामने अखिलेश यादव ने बनवाया लोक भवन। उस लोक भवन का माने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना लोक भवन, उसमें मूर्ति लगाने की योजना थी अखिलेश यादव की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। और भाजपा ने उसमें मूर्ति लगा दिया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। माने अपने आदर्शों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जोड़ लिया, और फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने भवन विधानसभा के सामने लखनऊ, वहां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगा दी गई। एक विषय। दूसरा विषय, दीनदयाल उपाध्याय जी को लाल बहादुर शास्त्री रेलवे स्टेशन, तो लाल बहादुर शास्त्री को कर दिया गया गायब और दीनदयाल उपाध्याय को स्थापित। कोलकाता में पोर्ट, तो कोलकाता पोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बदल करके कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक ये कायस्थ समाज के प्रति, कायस्थ समुदाय के प्रति भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है। तो वो अभी योगी जी ने जो चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना में जो बोला हुआ कहा हुआ विरासत की बात की, उस पर आते हैं, उस पर चंद खबरों का विश्लेषण कर लिया जाए। तो ये चूंकि वो 11 तारीख को आए हुए थे और उसके पहले 23-24 सितंबर को भी आए हुए थे, सीमांचल में गए हुए थे अमित शाह जी। तो अमित शाह जी की चिंता इतनी क्यों है? तो भाई कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि किरण सिन्हा जी की सक्रियता है, बिहार पटना से सांसद रहे सतवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा का भी जो है, अब वो झारखंड अलग हो गया, नहीं तो बड़े पैमाने पे कर्मभूमि तो बिहार ही रही यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा भी भाजपा के खिलाफ, सतवंत सिन्हा भी भाजपा के खिलाफ, किरण सिन्हा बराबर भाजपा के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं। और किरण सिन्हा तो बूथ बूथ पे जाकर के, वार्ड स्तर पे जाकर के, गांव गांव में जाकर के जितना मजबूत कर रही हैं। तो जनता दल इंद्र कुमार गुजराल बड़े पैमाने पर बिहार में भी है, और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग हैं सब कहीं बिहार में। तो किरण सिन्हा जी की जो उपस्थिति है, तो उस पर लोगों का मानना है कि भाई भाजपा अधिक मेहनत कर रही है। चूंकि भाजपा का जो एक वोट बैंक है, स्वाभाविक रूप से जो वोट बैंक, जो कार्यकर्ता, जो नेता माननीय किरण सिन्हा जी के साथ आज जुड़ रहे हैं, वो कभी न कभी भाजपा के कोर वोट हुआ करते थे, भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। वो आज भाजपा छोड़ करके चौधरी किरण सिन्हा जी के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए भाजपा का सहमना स्वाभाविक है। अब ये तो चल रहा है बिहार के लिए, चूंकि बिहार में जेपी का मूवमेंट भी अधिक रहा, जेपी के लोग भी अधिक रहे, वो सबब स्टेप बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे जो है शामिल हो रहे हैं, किरण सिन्हा जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस नाते बिहार में आना स्वाभाविक है, ऐसा लोगों का मानना है। सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो इस बात की चर्चा है कि चूंकि बिहार में किरण सिन्हा मजबूत हो रही है बड़े पैमाने पर,
इसलिए और भाजपा के वोट को लेकर के मजबूत हो रही हैं। जब किरण सिन्हा जी मजबूत हो रही हैं तो तमाम वोट बैंक तो उनके साथ जुड़ ही रहा है। जनता दल का तो वोट बैंक उनके साथ है ही, लेकिन कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का भी झुकाव माननीय किरण सिन्हा जी की तरफ है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी का वहां पर आना स्वाभाविक है। एक खबर है सासाराम, तो सासाराम का कोचस नदी है, तो उस पर भाई चर्चा की। कोचस नदी पे रेलिंग नहीं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सी घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं कि मोटरसाइकिल गई नदी में चली गई, जीप गई नदी में चली गई, ट्रैक्टर गया नदी में चला गया, अभी हाल में स्कॉर्पियो गया नदी में चला गया। कितने लोग उसमें घायल हो गए, कितने लोग मारे गए। और बिहार की बलिहारी है और वो कोचस नदी पर कि पुल जो है, पुल पे सड़क तो है लेकिन रेलिंग न होने से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो उस पर किरण सिन्हा जी ने मांग किया है कि उस पर अविलंब रेलिंग बनाई जाए। ये और ये शंभुनाथ सिन्हा जी जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया है। जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया है और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ते हुए उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल को ज्वाइन कर लिया है अपने साथियों के साथ। ये खबर। और आज दिल्ली में हो रही है रामविलास पासवान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपना उनका प्रस्ताव पारित करना कैसे 2024 में जाएंगे। तो 2024 की मध्य जैसे जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय बैठक हो रही है चित्रकूट रिजॉर्ट्स लखनऊ में 1, 2, 3 अप्रैल को। उसी प्रकार से ये चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक का दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हो रही है हुई। तो इस प्रकार से चल रहा है, सब 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। और 1, 2, 3 अप्रैल को जो कार्यक्रम होना उसमें तमाम, तो उसमें तो विषय है जेपी के मूवमेंट को, हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव जेपी मूवमेंट एंड संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति को कैसे पुनर्जीवी किया जाए, दीर्घजीवी किया जाए, उसके क्या क्या आयाम थे, वो जनता के बीच पुनः ले जाया जाए, संपूर्ण क्रांति की जन यात्रा किया जाए। तो संपूर्ण क्रांति यात्रा, तो संपूर्ण क्रांति यात्रा निकालना है, पूरे देश को में जन जागरण करना है, संपूर्ण क्रांति जन जागरण यात्रा। तो संपूर्ण क्रांति से लोगों को परिचित कराना, जनता को जागृत करना, इस उद्देश्य से इंजीनियर रामगोपाल उत्तम, तो इंजीनियर रामगोपाल उत्तम को उसका एक प्रभारी बनाया गया यात्राओं का कि भाई आप यात्रा के आपको कैसे निकालिए, देखिए, समझिए, प्लान बनाइए कैसे क्या किया जाए। फिर उसके लिए प्लान करके तो 1, 2, 3 में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो बहरहाल इंजीनियर रामगोपाल उत्तम जी वो संपूर्ण क्रांति जन जागरण यात्रा के जो राष्ट्रव्यापी होगी, वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगी या बिहार तक सीमित नहीं होगी। संपूर्ण क्रांति जन जागरण यात्रा यूपी बिहार से बाहर निकल के संपूर्ण देश का दौरा करेगी। इसके पहले कई यात्राएं हो भी चुकी है संपूर्ण क्रांति के संबंध में। तो ये जो है खबर रही। तो अब कुछ खबर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद योगी जी का विश्लेषण। तो ये सीतापुर महमूदाबाद में इन्होंने महेंद्र राज्य मंत्री रहे महेंद्र वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया पोखर कला में अखिलेश यादव जी ने। और उन्होंने कहा कि भाई गुजरातियों ने देश को धोखा दिया है। तो कहा कि भाई सीतापुर में कारखाने भी नहीं खुले हैं और कुछ नहीं हुआ है और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई संविधान बाबा साहब क्या बनाए, भाई संविधान क्या बाबा साहब का क्यों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं, हसरत मोहानी का नहीं और अबुल कलाम आजाद का नहीं, केवल भारतीय संविधान एक व्यक्ति का, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा सवाल है। बहस होती है कि भारतीय संविधान एक व्यक्ति का है या भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का है। भारतीय संविधान निर्माण में केवल एक व्यक्ति का है रोल, बाबा साहब का, या केवल बाबा साहब का, या फिर या जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा रही उसका है। ये चर्चा चलती रहती है। जब भी कोई नेता बोलता है, तो अखिलेश यादव बोले सीतापुर में, वो चर्चा चल रही है कि भाई एक व्यक्ति को ही क्यों कह देते हो कि संविधान बनाया। बाबा साहब ने कहा कि संविधान, इस देश के लोग, गैर बराबरी के शिकार लोग भारतीय संविधान को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। बाबा साहब ने यह भी कहा कि संविधान को अगर जलाने की जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले आगे आ जाए। बाबा साहब जिन बातों को भारतीय संविधान में रखना चाहते थे उन बातों को नहीं रख पाए, उनके लिए उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी,
माइनॉरिटी लोग लोग करके समझ लेते हैं कि भाई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। ना 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 ना, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने लिखा है, जो बात संविधान में वो रखना चाहते थे उनकी नहीं मानी गई, उनके प्रस्ताव नहीं स्वीकार किए गए, वो सब स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, राज्य एंड अल्पसंख्यक पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ है। नहीं, उनका कहना था कि संविधान में हमारी नहीं चली, तमाम विषय है वो लेकर आते थे, राष्ट्रीयकरण वगैरह तमाम विषय। तो बहरहाल, तो अखिलेश पर 2-3 बातों पर चर्चा चली कि भाई गुजराती कौन? गांधी जी भी गुजराती थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजराती थे, तो क्या गांधी जी ने देश को धोखा दे दिया या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को धोखा दे दिया? चंद सवाल उठ रहे हैं। यह भी सवाल उठा कि भाई सीतापुर में रोजगार नहीं है, कारखाना नहीं है, 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी समाजवादी पार्टी के पास रही। पूरे 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, 3 बार आपके पिताजी रहे, तब सीतापुर क्यों नहीं? उद्योग धंधे लगे? ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई आपके शासनकाल में सीतापुर में उद्योग धंधे लग गए, कारखाने लग गए और दूसरी सरकार आई उसने कल कारखाने बंद कर दिया, सब धराशायी कर दिया, सब मजदूरों की छुट्टी कर दिया, जाओ अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद होना चाहिए। तो ये संपूर्ण क्रांति का मतलब ही यही है कि भाई जो सही बात है उस पर होना चाहिए। तो खैर, आरएसएस की बैठक ये हो रही है हरियाणा पानीपत समलखा में, और यहाँ पर शताब्दी वर्ष 2025 पर विशेष चर्चा कि कैसे मनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या प्लानिंग बनेगी, और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती जो मनाई जा रही है 2024 में पूरी तरीके से, उसके संबंध में क्या रूपरेखा होना चाहिए, उसके माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती के माध्यम से क्या संदेश दिया जाए, ये सब बातें। और महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष ये भी मनाया जा रहा है। देखिए, इन सब बातों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, जनसामान्य नहीं पकड़ पा रहा। अन्य भी राजनीतिक दल हैं, अन्य सामाजिक संगठन है, वो इन सब बातों को नहीं पकड़ पा रहे, एक बात। और जो पकड़ भी पा रहे हैं वो प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो प्रचार प्रसार भी इन्होंने खैर किया। इसमें सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहे, सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले जी उपस्थित रहे, सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य जी उपस्थित रहे, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। ये विषय, और महिलाओं को भी भागीदारी दी जाएगी, महिलाओं को भी आगे आने के लिए कहा जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय सेविका समिति उनका एक यूनिट काम कर रही है। अब ये रैपिड सर्वे, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रैपिड सर्वे कराया। रैपिड सर्वे ये जो हुआ है, ये रिपोर्ट समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में। तो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनसंख्या 2011 के संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित रैपिड सर्वे करवाया, उसमें तमाम है दोष, और उसने पूरा वो अपनी टिप्पणी लगा करके उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया है। और उसका परिणाम ये होगा कि अगर उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट में मीन में हुआ कि दोबारा लेके आओ, तो फिर अधिकारियों की हो जाएगी फजीहत, क्योंकि उसमें 2011 को मान करके कहीं कहीं ये हुआ है कि 2011 पर ही होना था उसका जो है सर्वेक्षण। तो उसमें ये था कि 2011 में जो एज इट इज रहा है, जो उस समय जो है, उसके बाद जो मरल, उसका कोई मतलब नहीं। 2012 2011 तक जो जीएल माने जो जीवित रहा है वो भी ठीक, जो उस समय तक उसके बाद जो नहीं रहा, मर गया, उसकी भी कोई बात नहीं। 2011 का ही रहेगा, चाहे वो जीएल हो चाहे मरल हो, 2011 मुख्य आधार रहेगा। तो उसको लेकर के अधिकारियों में ये है कि भाई कहीं अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो वो फिर अगर दोबारा हो गया तो फिर निकलेगा कि ये नहीं, ये तो ये होगा कि भाई आपने कैसे कर लिया। तो उस पर एक सचिवालय वगैरह में एक माहौल है कि भाई कैसे क्या हो जाएगा। ये बुद्धिजीवियों में चर्चा का विषय है रैपिड सर्वे को लेकर के, और ये समर्पित तो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो उसने सौंपी हुई है। एक और चर्चा है, वो दिल्ली में चर्चा रही सत्र के दौरान कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक बैठक हुई, 146वीं बैठक बहरीन में सदन की कार्यवाहियों को लेकर के। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए उन्होंने कहा कि भारत के लिए स्वर्णिम भविष्य है, मजबूत स्थिति में भारत है और भारत के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में। एक विषय आया कि प्रयागराज में, तो प्रयागराज का विषय ये चल रहा है कि 1910 में एक डॉक्टर सैम हिंगिनबॉटम, इन्होंने एक संस्था बनाई और कृषि संस्थान की स्थापना किया कि लोगों को, किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, मजदूरों को, किसानों को खेत खलिहान के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए योजना बनाई। और उसके बाद फिर वो वही संस्था आगे चल करके बना जा करके सैम हिंगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी व
विज्ञान विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय बन गया। और इसको जो है स्टार्ट नाम इसका जो है स्वार्ट्स करके जानते हैं लोग। तो इसमें अब इस समय इसलिए चर्चा में विषय में ये बना हुआ है कि यहाँ पर धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का खेला बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। इसमें लगभग 400 कर्मचारियों का वेतन बकाया हुआ है, 400 कर्म वेतन नहीं मिल पा रहा है, 10,000 विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हैं और इशू दरबार लगता है इसके जो है प्रांगण में इशू का दरबार लगता है। और फतेहपुर में भी इनसे अटैच चर्च है, वहां पर अवैध धर्मांतरण के संबंध में आरबी लाल जो यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है। वो मारे मारे घूम रहे हैं, जैसे अतीक का परिवार मारा मारा घूम रहा है, माने फरार है और पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस पीछे पड़ी। वैसे ही आरबी लाल, ये जो प्रोफेसर आरबी लाल, ये इसके सैम हिंगिनबाटम कृषि प्रौद्योगिकी व विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसके प्रोफेसर आरबी लाल, तो उन पर भी अवैध मतांतरण का आरोप है। पुलिस नोटिस वोटिस देने के लिए गई थी तो वो नहीं मिले हैं। तो ये जो है खबरें हैं इलाहाबाद की, प्रयागराज की, तो ये खबरें हैं। तो अब देखिए कि अवैध धर्मांतरण का, लेकिन ठीक है सरकार वैधानिक कार्यवाही कर रही है। हालांकि इसमें भी स्वामी मुरारी दास जी के दरबार में लोग बैठे हुए चिंतित हैं कि मतांतरण रुक नहीं रहा है। चर्चा हुई कि राजनाथ सिंह कभी कहा करते थे, गर्जा करते थे कि झारखंड वगैरह में मतांतरण हो रहा, अब मतांतरण को रोकने के लिए बिल लेकर के आएंगे और बिल्कुल मतांतरण को रोक देंगे। लेकिन बिल भैया नहीं लाए हैं, एक कर रहे हैं कंजूसी बिल लाने में, और कुछ ना कुछ वोटों का मसला है, भाई तुष्टिकरण वाला मामला है। संत मुरारी दास जी की कुटिया में ये बात हुई है, हो रही है। और अब विषय आता है मुख्य, जो चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना में मानी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर पहुंचे। तो गोरखनाथ तो उनका धाम है, गोरखपुर पहुंचे। तो गोरखपुर में एक खास बात है कि गोरखपुर में भी कायस्तों की संख्या बहुत अच्छी है, अधिक है। और कायस्तों का वो चित्रगुप्ताश्रम में कायस्तों की ओर से वो बनवाया गया, उसका जो है पूरी रख रखाव व्यवस्था जो कायस्तों की उसमें भूमिका भागीदारी में है। और कायस्तों की तो अच्छी संख्या, गोरखपुर है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, बरेली है, आगरा है, मुरादाबाद है, रामपुर है, गोंडा है, बस्ती है, बहराइच है। तो ये सब बेल्ट है। तो इसमें सब कायस्तों की अच्छी खासी तादाद मानी जाती है, अयोध्या वगैरह में भी। तो गोरखपुर इसलिए चर्चा का आया कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा विरासत, अपनी विरासत को बचाओ, विरासत को पहचानो। अब बेचारा कायस्थ समाज अपनी विरासत को समझ नहीं पा रहा कि हमारी विरासत इधर है कि इधर है। तो उन्होंने विरासत का तमाम वो जो है वहाँ के गोरखपुरी का जिक्र किया, और फिराक सहाय गोरखपुरी, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी का भी जिक्र किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र किया उन्होंने कि वो आते थे, इलाहाबाद में रहते थे, प्रयाग में, और गंगा का स्नान करते थे, माघ भर राष्ट्रपति होते हुए भी 1 महीना पूरा देते थे। और इतने बड़े वो अधिवक्ता थे, विश्व के जाने माने अधिवक्ता, वो भी देते थे वहां पर समय। ये विरासत उन्होंने बताई। दूसरी भी विरासत लाल बहादुर शास्त्री की बताई उन्होंने कि लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा बड़े लंबे समय तक कि लगभग 17 वर्षों का प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू हारते रहे और 17 महीने का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जीत लिए, नारा दे दिए जय जवान जय किसान। ये विरासत, ये कायस्थों की विरासत। तो चित्रगुप्त मंदिर में उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों के पूर्वजों ने ये 80 के पहले ये सब जमीन ली गई और जमीन लेकर के ये बनाया गया, और आज इस स्तर पे लोक कल्याण को लेकर के है। तो एक बड़ी चर्चा इस बात की छिड़ी हुई है कि कायस्थों की विरासत क्या है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आजादी के बाद राष्ट्रपति बन गया कायस्थ, प्रधानमंत्री बन गया, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने, राज्यपाल भी बने। और आज कहां पर विरासत अटक गई कि एक मंत्री भी नहीं बन पा रहा है, केंद्र सरकार में उप मंत्री भी नहीं बन पा रही। कायस्थों की विरासत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनना है, या एक मंत्री भी न बन पाना, उप मंत्री भी न बन पाना, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूपेण कार्यकर्ता होना, समर्पित कार्यकर्ता होना, रविशंकर प्रसाद के रूप में। यशवंत सिन्हा की कोई बात नहीं है, किरण सिन्हा की कोई बात नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा की कोई बात नहीं, ये लोग विरोध कर जाते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जैसा व्यक्ति जो मंत्री था वो भी हटा दिया गया।
तो क्या वो मंत्री पद से हटने के बाद एमपी एमएलए का टिकट न पाने के बाद भी केवल वो माला जपता रहे, राम राम भाजपा भाजपा करता रहे? कायस्थों की विरासत आखिर क्या है? कायस्थों की विरासत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनना है, या केवल विधायक सांसद को अपने कार्यक्रम में बुला लेना है कि सभासद जी आ गए, खुश हो गए कायस्थ लोग कि भाई चलो ठीक, हमारी विरासत बच गई, हम तो बुला लिए बुला लिए बुला लिया, अब हमारे बराबर कोई नहीं, हमने विधायक को बुला लिया, हमने देखो देखो सांसद को बुला लिया, अरे भाई हमने देखो सभासद को बुला लिया, सभासद जी हमारे यहाँ आए थे, सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात यही, क्या यही विरासत है? एक चर्चा चल रही कायस्थों में कि हमारी विरासत क्या है। अगर कायस्थों की विरासत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, तो एक तरफ कायस्थ समाज के वह लोग हैं जो यह मान रहे हैं कि हमारी विरासत प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, राज्यपाल बनना है, और इतना ही नहीं, लोकनाथ। तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री की बात हुई, संपूर्णानंद की बात हुई, महामाया प्रसाद सिन्हा की बात हुई। अब एक तरफ वह विरासत है कि जो कह रही है कि नहीं, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम राष्ट्रपति बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम राज्यपाल बनाएंगे। वो विरासत भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तो कोई पद नहीं लिया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री भी बना दिया, उन्होंने राष्ट्रपति भी बना दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री भी बना दिया, और आज भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनके नाम पर बन रहे हैं। इतना बड़ा विरासत का स्तूप। लेकिन अब इसमें एक बात यह भी है कि एक और तीसरे किस्म की विरासत आ गई, वो ये आ गई कि केवल हम सभासद को बुला लेंगे, खुश हो जाएंगे कि सभासद हमारी होली मिलन की बैठक में आए थे, हमारी दिवाली की चित्र को पूजन कराया, उसमें जो सभासद जी आ गए थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या यही कायस्थों की विरासत है? बड़ा प्रश्न है ये। और विधायक जी आ गए थे, हमने मीटिंग कराई और सांसद जी आ गए, लेकिन सांसद बनने वाली विरासत वो किरण सिन्हा के साथ जुड़ रही है, और विधायक बनना किरण सिन्हा के साथ जुड़ रही है, शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा के साथ जुड़ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने विरासत को कि भाई कायस्थों की विरासत बचाना है, यशवंत सिन्हा क्यों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए, और इस संबंध में लखनऊ के 2014 में राजनाथ सिंह की बैठक का प्रचार करने के लिए आए थे यशवंत सिन्हा जी। प्रेस क्लब के बगल में 3 स्टार होटल है, उस 3 स्टार होटल में वो रुके हुए थे। वो बैठ करके बाकायदा उस पर बातचीत हुई। एस लाल जी अब नहीं है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हृदय नारायण श्रीवास्तव जी अभी हैं, वो भी प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब नहीं है, अब उमेश श्रीवास्तव। कई लोग थे, उन गणमान्य लोगों के बीच में कहा था कि भाई जयप्रकाश बनने से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपना अधिकार लेना होगा। ये यशवंत सिन्हा ने कायस्थ समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने व्यक्त किया हुआ था उस होटल में। तो उसी को ध्यान में रखते राष्ट्रपति चुनाव लड़ने क्या जरूरत थी। लेकिन यशवंत सिन्हा जी का कहना कि नहीं, हम केवल राष्ट्रपति बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाने के लिए नहीं पैदा हुए, बनने के लिए भी पैदा हुए हैं। ये उन्होंने संकेत दिया था, खुल करके कहा हुआ था कि आप लोग आइए, आगे आइए। तो वही उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और पूरा लगा कि सारा तमाम लोग बनते रह गए, चंद वोटों से बड़ी साजिशों के साथ उनको हराया गया। तो उसी को लेकर के अब एक विरासत ये खड़ी हो रही है कि नहीं, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको राष्ट्रपति बनना है। जो राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, राज्यपाल बनना, वह विरासत ही वास्तव में किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी हो रही। यशवंत सिन्हा जी को देखिए कि यशवंत सिन्हा जी पटना से हारे, मैडम सिन्हा लखनऊ से हारी, यशवंत सिन्हा जी पटना से हारे, और उसके बाद तो आसनसोल से सांसद बन के फिर पहुंच गए संसद में। तो ये बात, उस पद पर पहुंचना, कायस्थों की विरासत क्या है, बिल्कुल पद पाना भूल जाना या फिर उस पद के लिए प्रयास करना, ये बड़ी चर्चा पर चर्चा चल रही है। तो आप लोग भी इस पर विचार कीजिए कि हमें केवल मुख्यमंत्री को बुला करके खुश हो जाना है या कुछ आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री को भी लेकर के बड़ी चर्चा है कि भाई लखनऊ के कायस्थ मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाए। इलाहाबाद पिछला कार्यक्रम हुआ था 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ,
पिछले साल। तो 3 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ, 3 दिसंबर 21 में, तो 21 में 3 दिसंबर 21 को कार्यक्रम हुआ, तो उसमें आर के सिन्हा और सुबोध कांत साहा ये सब लोग आए, और भी जो है तमाम लोग जो है प्रदीप माथुर वगैरह, ए के श्रीवास्तव वगैरह तमाम लोग रहे। और उस कार्यक्रम नहीं आए, योगी आदित्यनाथ जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, और जबकि आर के सिन्हा मौजूद थे। और इलाहाबाद में उस दिन वो गए, केपी ट्रस्ट का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। ये इतना दीपावली का कार्यक्रम हो रहा था, तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी नहीं आए। तो क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी अब तक इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी भी कायस्थ संस्था में क्यों नहीं गए? इलाहाबाद गए, गोरखपुर गए, गोरखपुर में कायस्थों के कार्यक्रम में गए मुख्य अतिथि बनकर के, इलाहाबाद में मुख्य अतिथि बन के गए, लेकिन लखनऊ में तो किसी भी कार्यक्रम, ना अतिथि के रूप में, ना मुख्य अतिथि के रूप में, ना विशिष्ट अतिथि के रूप में, किसी रूप में क्यों नहीं गए? तो उस लोगों ने यह विश्लेषण किया कि भाई कायस्थ भाजपा के साथ पहले जोड़ा 91 में धर्म प्रकाश श्रीवास्तव, राजकुमार निगम, ये सब तमाम लोगों ने जो है भारतीय घर घर जाकर के कुंडी खटखटा करके कायस्थों को जोड़ा। और उसके बाद जो कायस्थों की उपेक्षा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस उपेक्षा को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाला कायस्थ सबसे पहले जान गया, समझ गया, और उसी ने भाजपा को तिलांजलि देना शुरू कर दिया। तो आज जो भाजपा में आक्रोश है, कायस्थों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, वो खासकर लखनऊ के कायस्थों के प्रति, लखनऊ के कायस्थों में, उस बात के मद्देनजर कायस्थों के आक्रोश को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कोई भी जनसभा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कायस्थों के साथ नहीं हो पा रही है। ये खबर तैर रही है सियासी गलियारों में। ये मुख्य कारण कि योगी आदित्यनाथ जी की कोई खबर लखनऊ के कायस्थों के बीच में नहीं हो पा रही है। दूसरा विषय कि जैसे अभी बैठक हुआ उर्दू अकादमी में, ब्रजेश पाठक जी आ गए, तो कई कार्यक्रमों में ब्रजेश पाठक जी पहुंच गए। एक कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में हुआ था, गेस्ट हाउस के अब उसमें हाल में, गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हाल में, तो उसमें ब्रजेश पाठक पहुंच गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी तक किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे होंगे। राजनाथ सिंह एक बार गए हुए थे डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में, कायस्थों ने घेर लिया और कायस्थों ने पूरा कोहराम मचा दिया कि भाई आप जवाब दीजिए। 14 की बात था कि 14 के चुनाव में डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में वो मोती सदन का वो है, उसमें हो रही थी बैठक। उसमें उन कायस्थों ने कहा कि भाई आपने आज तक पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? राज्यसभा क्यों नहीं भेजा आपने कायस्थ को? क्या दुश्मनी है कायस्थों से कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी कायस्थ को टिकट नहीं दिया, हारने तक के लिए भी नहीं दिया? यह प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि कायस्थ जिससे भी निकला, तो फिर उसका भाई कोई चित्रगुप्त महाराज की फिर दया दृष्टि अगर चली गई तो चली गई। तो ठीक है, जनता खबर में आपका स्वागत है। आप जनता खबर को देखते रहिए। धन्यवाद।